जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 का हिंदी अनुवाद लेकर मैं आपकी दोस्त रोशनी एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए इस उपन्यास का भाग 9। विंस्टन जागा तो उसकी आंखों में आंसू भरे थे। जूलिया सोते सोते उसकी तरफ खिसक आई थी। वह कुछ कुछ बुदबुदाई। जो शब्द उसके मुंह से निकले उसका मतलब शायद ये था कि क्या बात है। मैंने सपना देखा है, उसने कहा और फिर बात पूरी करने के पहले ही रुक गया। वह चुपचाप आंखें मूंदे पड़ा था। वह अब भी स्वप्न के संबंध में ही सोच रहा था। वह लंबा चौड़ा सपना था जिसमें उसका पूरा जीवन चमक रहा था, ठीक उसी तरह जिस तरह गर्मी में वर्षा के बाद शाम का पूरा दृश्य चमक उठता है। ये सब कुछ उसी कमरे में हुआ था। सपने में उसे अपनी माँ की अंतिम झलक याद हो आई थी। कुछ ही क्षणों में उसके दिमाग में माँ से संबंधित सारी घटनाएं घटा की तरह उमड़ आई। इनको उसने जानबूझकर भुला रखा था। उसे ठीक याद नहीं, लेकिन जब ये कांड हुआ तो वह 10 वर्ष का या शायद 12 का रहा हो। उसके पिता पहले ही लापता हो चुके थे। कितने पहले उसे मालूम नहीं था। उसे याद है कि समय बड़ा कठिन था। अक्सर हवाई हमलों के दिनों में उन्हें जमीन के नीचे छिपना पड़ता था। सड़कों पर विचित्र पोस्टर चिपके होते थे। युवकों के दल घूमते थे। रोटी की दुकानों के सामने लंबे लंबे क्यू लगते थे। कहीं दूरी पर मशीन गन चलने की आवाज भी सुनाई पड़ जाती थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्हें पेट भर खाना कभी नहीं मिलता था। वे अन्य बच्चों के साथ कूड़े खाने में बंद गोभी की पत्तियां, आलू के छिलके, बासी रोटियों के टुकड़े ढूंढा करते थे। पिता के लापता हो जाने के बाद माँ ने कोई आश्चर्य प्रकट नहीं किया और ना ही वे रोई चिल्लाई, परंतु एक अजीब प्रकार का परिवर्तन उनमें आ गया। वे बिल्कुल निर्जीव सी हो गईं। वह किसी ऐसी चीज की प्रतीक्षा कर रही थी जिसे होना ही था। वह घर का काम बराबर करती, खाना बनाना, कपड़े धोना, सीना पिरोना, बिस्तर बिछाना, फर्श पोंछना, झाड़ू लगाना, सभी कुछ होता था, पर बहुत धीरे धीरे। किसी काम में उत्साह नहीं था। वह घंटों चुपचाप बिस्तर पर ही बैठी रह जाती थी, बिल्कुल स्तब्ध भाव से। छोटी बहन को दूध पिलाती रहती। विंस्टन की बहन छोटी और दुबली पतली थी। उम्र कोई 2 या 3 साल की थी। वह कभी कभी विंस्टन को अपनी छाती से लगा लेती और बड़ी देर तक उसे चिपकाए ही रहती। कहती कुछ भी नहीं थी। वह छोटा होते हुए भी जानता था कि इसका संबंध उस बात से है जिसकी चर्चा कभी नहीं की जाती। वे एक अंधेरे बदबूदार कमरे में रहते थे। इस कमरे का आधा भाग बिस्तर से ढका होता था। आले में गैस का नल था। एक अलमारी थी जिसमें लकड़ी रहती थी। बाहर मिट्टी का बर्तन था। ये कई कमरों के बीच एक था। उसे याद है उसकी माँ गैस के नल पर बर्तन में खाने की चीजें किस तरह झुकी झुकी बनाती थी। उसे बड़ी भूख लगती थी, लेकिन पेट भर खाने को नहीं मिलता था और वह चिल्लाकर कहता था कि उसे और खाना क्यों नहीं दिया जाता था। कभी वह अपने हिस्से से अधिक खाना लेने के लिए खुशामद करने लगता था। उसकी माँ अधिक खाना देने के लिए तैयार भी रहती थी। वह ये मानकर चलती थी कि लड़के को सबसे अधिक खाना मिलना चाहिए, लेकिन वह कितना भी अधिक देती, वह और मांगता। हर बार भोजन के समय वे उसे समझाती कि वह बहुत अधिक स्वार्थी ना बने और याद रखे कि उसकी छोटी बहन भी है जिसे खाने की जरूरत है, लेकिन कोई फायदा न होता था। वह परोसना बंद किए जाते ही जोरों से चिल्लाकर रोने लगता था। वह माँ के हाथ से बर्तन छीनकर चम्मच से खुद परोस लेना चाहता था। वह अपनी बहन की प्लेट से चीजें उठाकर खा जाता था। वह जानता था कि ऐसा करने से माँ और बहन भूखी रह जाएंगी। फिर भी उसे इतनी भूख लगती थी कि उसे खाने के सिवा कुछ सुझाई नहीं पड़ता था। माँ की आंखें बचाकर वह भंडार से चीजें चुराकर खा जाता था। एक दिन चॉकलेट का राशन मिला। पिछले कई सप्ताह से, क्या महीनों से चॉकलेट का राशन नहीं मिला था। उसे याद है कि वह चॉकलेट का टुकड़ा उसे कितना कीमती लगता था। वह 2 औंस का टुकड़ा था। उन दिनों औंसों की ही बात की जाती थी। ये टुकड़ा 3 आदमियों के बीच मिला था। स्पष्ट था कि उसे 3 बराबर टुकड़ों में बांटा जाना चाहिए था। अचानक विंस्टन ने चिल्लाते हुए मांग की कि उसे सारा चॉकलेट दे दिया जाए। माँ ने कहा वह ज्यादा लालची न बने। बड़ी देर तक वह जिद करता रहा। कभी वह चिल्लाता, कभी आंसू बहाता, कभी डांट खाता और कभी खुशामद करता। उसकी छोटी बहन दोनों हाथों से माँ को पकड़े थी। ऐसे लगता था जैसे कोई छोटी बंदरिया बैठी हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से दुख टपका सा बढ़ता था। अंततः माँ ने चॉकलेट का 1/3 हिस्सा तोड़कर विंस्टन को और दूसरा उतना ही बड़ा हिस्सा उसकी बहन को दे दिया।
उसकी छोटी बहन ने वह टुकड़ा धीरे से अपने हाथ में ले लिया। वह समझ नहीं पा रही थी कि इसका क्या किया जाए। इसके बाद एकाएक वह झपटा और उसने वह टुकड़ा जो बहन के हाथ में था छीन लिया और बाहर भाग गया। विंस्टन, विंस्टन, माँ ने चिल्लाते हुए कहा, लौटो, तुरंत लौटो, बहन को उसके हिस्से का चॉकलेट वापस करो। वह रुक तो गया लेकिन वापस नहीं लौटा। उसकी माँ आतुर प्रतीक्षा से उसकी ओर देखती रही। वह जानता था कि कोई बात होने वाली है, पर क्या वह नहीं जानता था। उसकी बहन थोड़ा थोड़ा रोने लगी थी क्योंकि वह समझ गई थी कि कोई चीज उससे छीन ली गई है। माँ ने बहन को खींचकर अपनी छाती से चिपका लिया। वह घूमकर सीढ़ियों से नीचे आ गया। चॉकलेट हाथ में घुल गया था और चिपचिपाने लगा था। इसके बाद उसने अपनी माँ को फिर कभी नहीं देखा। चॉकलेट खा लेने के बाद उसे अपने आप पर कुछ शर्म आई और वह घंटों सड़कों पर घूमता रहा। आखिर बहुत भूख लगने पर वह घर वापस लौटा। लौटने पर माँ नहीं मिली। इस प्रकार की घटनाएं उस समय भी सामान्य हो चली थी। कमरे में सिवाय माँ और बहन के और कोई चीज गायब नहीं थी। उन्होंने कोई कपड़े तक नहीं लिए थे। माँ का ओवरकोट तक टंगा था। आज तक उसे निश्चय नहीं था कि उसकी माँ जीवित है या मर गई। बहुत संभव है कि उसे बेगार कराने के लिए भेज दिया गया हो। बहन को शायद किसी अनाथालय में भेज दिया गया हो, क्योंकि विंस्टन का भी यही हाल हुआ था। ये अनाथालय गृह युद्ध के दौरान खुल गए थे। शायद बहन को माँ के साथ ही श्रम शिविर में भेज दिया गया हो, या बहुत मुमकिन कहीं मरने के लिए ही छोड़ दिया गया हो। अभी भी स्वप्न उसके मस्तिष्क में छाया था। उसने जूलिया को अपनी माँ के लापता होने का किस्सा बताया। उसे जो कुछ याद था उससे विंस्टन का अनुमान था कि उसकी माँ कोई असाधारण स्त्री नहीं थी। उसे बहुत अधिक बुद्धिमान भी नहीं कहा जा सकता था। फिर भी माँ में हर प्रकार की सौजन्यता, पवित्रता थी और वह कुछ अर्थों में आदर्शवादी थी। बाहर की बातों का उसकी भावनाओं पर, आदर्शों का कोई असर नहीं होता था। यदि आप किसी को प्यार करते हैं तो बस प्यार करते हैं। यदि देने के लिए कुछ भी ना हो तो भी आप प्यार तो दे ही सकते हैं। जब चॉकलेट का आखिरी टुकड़ा भी उसने बहन से छीन लिया तो उसकी माँ ने बच्ची को छाती से लगा लिया था। वह कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि हम लोग यहाँ से निकल चलें और फिर एक दूसरे से कभी ना मिलें? हम दोनों के लिए सबसे अच्छा होगा। हाँ, ये बात मेरे दिमाग में भी कई बार आई है, परंतु फिर भी मैं ऐसा करने को तैयार नहीं हूँ। हम भाग्यवान हैं, परंतु ये क्रम अधिक दिन तक नहीं चल सकेगा। तुम अभी जवान हो, तुम सामान्य और निर्दोष लगती हो। तुमको मुझ जैसे आदमियों से दूर रहना चाहिए। शायद तुम अभी 50 साल और जीवित रह सको। नहीं, मैंने सोच लिया है कि तुम जो करोगे वही मैं करूंगी, और निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ जीवित कैसे रहा जाता है। शायद हम लोग साल 6 महीने और साथ रह सकें, कौन जानता है। अंत में तो हमें अलग होना ही पड़ेगा। उस समय क्या तुम सोच सकती हो हम अपने आप को कितना अकेला महसूस करेंगे? एक बार पकड़े जाने के बाद फिर कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हम एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। यदि मैं अपना अपराध स्वीकार कर लूंगा तो भी वे तुम्हें गोली मार देंगे, और अपराध स्वीकार नहीं करूंगा तो भी वे गोली मार देंगे। मुझसे वे जो चाहेंगे कहलवा लेंगे। हम में से कोई भी नहीं जान सकेगा कि कौन जिंदा है और कौन मर गया। बस एक ही बात है जो हम कर सकते हैं, वह ये कि एक दूसरे को धोखा ना दें। हालांकि उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारा मतलब अपराध स्वीकार करने से है, जूलिया ने कहा, तो वे तुरंत मनवा लेंगे। हर एक को वह स्वीकार करना ही पड़ता है, उससे नहीं बचा जा सकता। वे अत्याचार करते हैं। अपराध मान लेने से मेरा मतलब नहीं। मान लेना धोखा नहीं है। तुम क्या कहती या करती हो इससे कोई प्रयोजन नहीं। प्रयोजन केवल मन की भावना से है। यदि वे ऐसा कर सके कि मैं तुम्हें प्यार करना बंद कर दूं तो ये असली धोखेबाजी होगी। वह इस बात को सोचती रही। अंत में उसने कहा, नहीं, वे हम लोगों को परस्पर प्रेम करने से नहीं रोक सकते। वे तुमसे कहलवा तो कुछ भी सकते हैं, परंतु वे तुम्हें उस पर विश्वास करने के लिए विवश नहीं कर सकते। वे तुम्हारे अंदर नहीं घुस सकते। नहीं, मिस्टर ने जरा आशापूर्वक कहा, नहीं, ये सच है कि वे मेरे अंदर नहीं घुस सकते। यदि तुम में मानवीय भावनाएं उस समय भी रहीं जब तुम्हें पता रहा कि उनके होने या ना होने से कोई फायदा नहीं है, तो बस तुमने पार्टी को परास्त कर दिया। आखिरकार उन्होंने वह काम भी कर डाला। जिस कमरे में वे खड़े थे वह लंबा था।
उसमें हल्की रोशनी जल रही थी। टेलीस्क्रीन बहुत धीमा बज रहा था। गहरे नीले रंग के कालीन पर चलने से ऐसा लगता था जैसे मखमल का हो। कमरे के कोने में ओब्रायन एक मेज पर बैठा था। हरे रंग के शेड का टेबल लैंप था। उसके दोनों तरफ कागजों के ढेर थे। जब जूलिया और विंस्टन को नौकर अंदर लाया तो उसने सिर उठाकर भी नहीं देखा। विंस्टन का हृदय इतने जोरों से धड़क रहा था कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह बोल भी सकेगा। आखिर हमको फांसी लिया। विंस्टन केवल इतना ही सोच पा रहा था। यहाँ आना ही बड़ी गलती थी और साथ आना तो और भी बड़ी मूर्खता थी। ये सच था कि वे अलग अलग रास्तों से आए थे और ओब्रायन के मकान की सीढ़ियों पर ही आकर मिले थे, परंतु ऐसी जगह आना भी साहस का काम था। ऐसा बहुत कम होता था कि कोई पार्टी के अंतरंग सदस्यों के मोहल्ले में आए और उनके घर में घुसना तो अनहोनी ही बात थी। बड़े बड़े फ्लैटों के ब्लॉक थे, हर चीज से अमीरी टपकती थी। हर वस्तु लंबी चौड़ी थी। चारों तरफ खाने की अच्छी अच्छी चीजों की खुशबू आ रही थी। असली और अच्छी तंबाकू गंध भी यहाँ मिलती थी। बिना आवाज किए तेज लिफ्टें सरसराती ऊपर और नीचे चली जाती थी। सफेद वर्दियों में नौकर इधर उधर दौड़ते नजर आए। सारा वातावरण डर पैदा कर देता था। यहाँ आने का उसके पास एक बड़ा अच्छा बहाना था, फिर भी उसे हर कदम पर यही डर लग रहा था कि किसी कोने से काली वर्दीधारी सिपाही निकल आएगा, उससे उसके कागज मांगेगा और तुरंत बाहर चले जाने को कह देगा। ओब्रायन के नौकर ने बिना किसी तशद्दुद के उन दोनों को अंदर जाने दिया। नौकर ठिगना था। उसके बाल काले थे और वह सफेद वर्दी पहने था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ऐसा लगता था कि वह चीनी है। जिस रास्ते से होकर वह उन्हें कमरे में ले गया उसमें हल्का कालीन बिछा था। दीवार के दोनों ओर क्रीम जैसे रंग का कागज लगा था। दीवारों पर सफेद रंग था। सभी कुछ बहुत ही स्वस्थ प्रतीत होता था। ये भी डर पैदा करता था। विंस्टन ने इससे पहले ऐसा कोई रास्ता नहीं देखा था जिसकी दीवारें आदमियों के आने जाने की रगड़ से काली न हो गई हों। ओब्रायन उठा और उनकी तरफ आया। कालीन पर चलने की जरा भी आवाज नहीं हुई। विंस्टन का डर और बढ़ गया। उसे लगा कि वह बड़ी गलती कर बैठा है। यथा विंस्टन के पास क्या सबूत है कि ओब्रायन राजनीतिक षड्यंत्रकारी है? आंखों में एक बार की चमक तथा एकाध संदिग्ध बात कहने के अतिरिक्त ओब्रायन ने कुछ नहीं किया था, और ये कोई प्रमाण नहीं था। शेष उसकी कल्पना थी जिसका कोई आधार नहीं था। अब तो वह ये भी नहीं कह सकता था कि वह डिक्शनरी लेने आया है, क्योंकि ऐसी हालत में जूलिया की उपस्थिति को कैसे स्पष्ट करता। जैसे ही ओब्रायन टेलीस्क्रीन से आगे पहुंचा कि उसके दिमाग में कोई ख्याल आया। ओब्रायन रुका, बगल में गया और दीवार पर लगे स्विच को उसने दबा दिया। खट से आवाज हुई और टेलीस्क्रीन से आवाज आनी बंद हो गई। जूलिया के मुंह से अस्पष्ट आवाज निकल आई। इसमें आश्चर्य शामिल था। विंस्टन डरा हुआ था, लेकिन फिर भी वह इतना विस्मित हुआ कि बिना बोले रुक न सका। क्या आप टेलीस्क्रीन को बंद कर सकते हैं? वह पूछ ही बैठा। हाँ, ओब्रायन ने कहा, हम बंद कर सकते हैं, हमें ये विशेषाधिकार प्राप्त है। अब ओब्रायन दोनों के सामने खड़ा था। उसके मुंह का भाव अब भी अंदर की भावनाओं को व्यक्त नहीं कर रहा था। मैं इंतजार कर रहा था कि विंस्टन कुछ बोले, परंतु वह क्या बोलता। बड़ी कठिनाई से विंस्टन ओब्रायन की आंखों से आंख मिलाकर रख पा रहा था। अचानक ओब्रायन के चेहरे का भाव बदला और ऐसा लगा कि वह मुस्कुराने वाला है। ओब्रायन ने अपने विशेष ढंग से चश्मे को नाक पर रख लिया। क्या मैं बोलूं या तुम कुछ कहोगे? उसने पूछा। मैं ही कहता हूं, तुरंत विंस्टन बोला। क्या टेलीस्क्रीन बिल्कुल बंद हो गई? हाँ, हर चीज बंद है, हम बिल्कुल अकेले हैं। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि विंस्टन रुक गया। उसने अनुभव किया कि उसका उद्देश्य कितना अस्पष्ट है। ये अस्पष्टता शायद मैं पहली बार अनुभव कर रहा था। मैं नहीं जानता था कि ओब्रायन से किस प्रकार की मदद मिल सकेगी, इसलिए वह ये भी नहीं जानता था कि वह अपना क्या उद्देश्य बताए। पर वह कहता गया, हालांकि वह जानता था कि उसका कथन बड़ा लचर और कमजोर साबित होगा। हमारा ख्याल है कि पार्टी के विरुद्ध कोई षड्यंत्रकारी दल काम कर रहा है और आप भी उसके सदस्य हैं। हम उस दल के सदस्य बनना चाहते हैं। हम भी पार्टी के शत्रु हैं। हमारा इंक सोच के सिद्धांतों में कोई विश्वास नहीं है। हम विचार अपराधी हैं, हम व्यभिचारी हैं। हम आपसे इसलिए ये रहस्य कह रहे हैं क्योंकि हम अपने आप को आपकी दया पर छोड़ देना चाहते हैं। यदि आप हमसे कोई काम लेना चाहें तो हम उसके लिए तैयार हैं। वह रुक गया और उसने पीछे देखा। शायद दरवाजा खुल गया था। वह नौकर दरवाजा बिना खटखटाए अंदर चला आया था। मिस्टर ने देखा उसके हाथ में एक ट्रे थी।
ट्रे में कांच की सुराही और गिलास थे। मार्टिन भी हमारा एक साथी है, ओब्रायन ने कहा। ट्रे इधर ले आओ मार्टिन, गोल मेज पर रखो। कुर्सियां तो काफी है ना? ठीक है, हम यहीं पर बैठकर बात करेंगे। अपने लिए भी एक कुर्सी ले आओ। अब हम काम की बात करेंगे और 10 मिनट के लिए तुम ये सोचना बंद कर दो कि तुम नौकर हो। मार्टिन भी आराम से बैठ गया, परंतु उसके चेहरे से नौकर की भावनाएं दूर नहीं हुई। ऐसा जरूर लगता था कि वह विशेष कृपा पात्र नौकर है। विंस्टन उसे तिरछी नजर से देखता रहा। ऐसा लगता था कि वह सारी जिंदगी नौकर का ही अभिनय करता रहा है और ये अभिनय करते करते इतना अभ्यस्त और सतर्क हो गया है कि वह 1 मिनट के लिए भी नौकर के पात्र का स्वरूप नहीं छोड़ना चाहता। सुराही से गिलासों में ओब्रायन ने शराब डाली और गिलास को लाल पेय से भर दिया। उसकी खुशबू कुछ खट्टी मीठी सी थी। जूलिया गिलास उठाकर उसे बड़ी तेजी से सूंघने लगी। वह शराब है, ओब्रायन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने शायद किताबों में इसके बारे में पढ़ा होगा। पार्टी के छोटे सदस्यों तक ये नहीं पहुंच सकती है। इसके बाद गिलास उठाकर उसने सबके स्वास्थ्य की कामना की, साथ ही नेता इमैनुअल गोल्डस्टीन का भी नाम लिया। विंस्टन ने भी अपना गिलास कुछ उत्सुकता से उठाया। इस लाल शराब के बारे में उसने काफी पढ़ा था। इसके काफी सपने भी देखे थे। वह लाल शराब मिस्टर चैरिंगटन के पेपरवेट की भांति बीते युग की चीज थी। उसने खाली गिलास मेज पर रख दिया। तो क्या गोल्डस्टीन नाम का सचमुच कोई व्यक्ति है? उसने पूछा। हाँ है, और वह जिंदा भी है। कहाँ है ये नहीं जानता। और उसका दल षड्यंत्र, ये सब सच है क्या? क्या ये विचार पुलिस की मनगढ़ंत बातें नहीं है? नहीं, वे सब सच हैं। हम उस दल को ब्रदरहुड कहते हैं। तुम इस दल के बारे में आज जितना जानते हो उससे अधिक कभी नहीं जान पाओगे। बस इतना ही तुम्हें और मालूम होगा कि तुम भी इसके सदस्य हो। मैं अभी तुम्हें बताऊंगा। अपनी कलाई में बंधी घड़ी की ओर देखते हुए ओब्रायन ने कहा, पार्टी के अंतरंग सदस्यों के लिए भी ये सुरक्षित नहीं है कि वे एक बार में आधे घंटे से अधिक टेलीस्क्रीन को बंद रखें। तुम्हें साथ साथ नहीं आना चाहिए था। अब तुम लोग अलग अलग जाना। तुम कॉमरेड, जूलिया की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम पहले निकल जाना। अभी 20 मिनट का वक्त है। मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। साधारण रूप से तुम क्या करने को तैयार हो? कुछ भी जो हम कर सकते हैं, विंस्टन ने कहा। ओब्रायन अपनी कुर्सी पर कुछ मुड़कर इस तरह बैठ गया कि विंस्टन का मुंह उसके सामने रहे। जूलिया की तरफ उसने देखना ही बंद कर दिया। उसने ये मान लिया कि विंस्टन ही जूलिया के लिए उत्तर दे सकता है। थोड़ी देर के लिए उसने अपनी पलकें मूंद ली। फिर धीरे से बिना किसी भाव के उसने प्रश्न पूछने आरंभ किए। उसके स्वर से ऐसा लगता था कि उसे प्रश्न पूछने की आदत पड़ी हुई है या उसे उनके उत्तर सुनने का अभ्यास हो गया था। क्या आप अपना जीवन देने को तैयार हैं? हाँ। क्या ऐसे तोड़-फोड़ के काम करने को तैयार हैं जिनसे सैकड़ों निर्दोष व्यक्ति मारे जाएं? हाँ। क्या आप अपने देश के साथ धोखा करने को प्रस्तुत हैं? हाँ। क्या आप धोखेबाजी, ठगी, जालसाजी, इधर की बात उधर करके लोगों को धमकाने के लिए तैयार हैं? क्या आप बच्चों को बिगाड़ने के लिए नशीली दवाएं बांटने को, वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन देने, यौन रोगों को फैलाने को तैयार हैं? संक्षेप में, क्या आप ऐसा कोई भी कार्य करने को तैयार हैं जिससे लोगों की हिम्मत टूटे और पार्टी की शक्ति कम हो जाए? हाँ। उदाहरण के लिए, यदि मैं आपसे कहूं कि आप किसी बच्चे के मुंह पर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए तेजाब फेंक दें, तो क्या आप कर सकेंगे? हाँ। क्या आप अपना वर्तमान रूप छोड़कर शेष जीवन भर वेटर या बंदरगाह के मजदूर के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने को तैयार हैं? हाँ। क्या आप जब कहा जाएगा तब आत्महत्या कर लेंगे? हाँ। क्या आप दोनों एक दूसरे को छोड़ने और फिर कभी न मिलने की प्रतिज्ञा करने को तैयार हैं? नहीं। इस बार जूलिया बोल पड़ी। विंस्टन को ऐसा लगा कि वह बहुत देर बाद बोल पाया। कुछ देर के लिए उसे ऐसा लगा कि उसमें बोलने की भी ताकत नहीं रही है। उसके मुंह से बड़ी मुश्किल से निकल पाया, नहीं। ये बताकर तुमने अच्छा किया, ओब्रायन ने कहा। इसके बाद जूलिया की तरफ मुड़कर तनिक प्यार से बोला, तुम ये समझ रही हो ना कि यदि ये बच भी गया तो बिल्कुल भिन्न किस्म का व्यक्ति होगा। हमें इसका रूप बिल्कुल बदल देना होगा। इसका चेहरा, इसकी चाल ढाल, इसके हाथों की बनावट, इसके बालों का रंग और इसकी आवाज तक बदल जाएगी। और तुम शायद खुद भी बदल जाओ। हमारे सर्जन आदमी को बिल्कुल बदल सकते हैं। कभी कभी ये जरूरी हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर हम कभी शरीर का कोई अंग भी काट डालते हैं।
विंस्टन से मार्टिन के मंगोलों जैसे चेहरे पर दृष्टि डाले बिना नहीं रहा गया। उसके चेहरे पर कहीं कोई घाव का निशान नहीं था। जूलिया कुछ और पीली हो गई थी, परंतु वह ओब्रायन की ओर बड़ी वीरता से देख रही थी। वह कुछ अस्पष्ट रूप से बुदबुदाई, जिसका अर्थ सहमति था। ठीक है, तो ये तय हो गया। मेज पर चांदी का डिब्बा था, उसमें सिगरेटें थी। ओब्रायन ने उसमें से एक सिगरेट खुद निकालकर डिब्बा अन्य लोगों की ओर सरका दिया। इसके बाद खड़ा होकर इधर उधर टहलने लगा। ऐसा लगता था कि वह खड़े होकर ज्यादा अच्छी तरह सोच सकता था। सिगरेट बहुत अच्छी थी, वे रेशम जैसे कागज में लिपटी थी। उसने फिर अपनी कलाई की घड़ी देखी। मार्टिन, अब तुम रसोई में जाओ। मैं 15 मिनट में टेलीस्क्रीन खोलूंगा। उन कॉमरेडों को भली भांति पहचान लो, क्योंकि इनसे शायद तुम्हें फिर काम पड़े और तुम फिर शायद इन्हें देखो। मुझे संभवतः अब इनसे नहीं मिलना पड़ेगा। मार्टिन ने उन्हें फिर देखा। उसकी आंखों में मित्रता का भाव लेश मात्र भी नहीं था। बस उन्हें पहचानने के लिए उनके चेहरे की विशेषताएं रट रहा था, लेकिन ऐसा लगता था कि उसमें उसकी कोई रुचि नहीं है। उसी समय विंस्टन को ख्याल आया कि शायद नकली चेहरे पर किसी भी प्रकार के भाव आते जाते ही नहीं है। बिना किसी प्रकार की सलाम दुआ किए मार्टिन कमरे से बाहर चला गया। वह धीरे से अपने पीछे किवाड़ भी बंद कर गया। ओब्रायन अभी भी टहल रहा था। एक हाथ उसका पतलून में था और दूसरे हाथ में सिगरेट थी। आप समझ लीजिए कि आपको अंधेरे में लड़ना है, उसने कहा। आप हमेशा इसी प्रकार रहेंगे। आपको आदेश मिलेंगे और उनका आपको पालन करना होगा। आप आज्ञाओं का कारण नहीं जान सकेंगे। बाद में आपके पास मैं एक पुस्तक भेजूंगा जिसमें वर्तमान समाज की प्रकृति को समझ सकेंगे। उसी से आप ये भी समझ सकेंगे कि हम इसको किस प्रकार नष्ट करेंगे। जब आप पूरी किताब पढ़ लेंगे तो आप ब्रदरहुड के सदस्य हो जाएंगे, लेकिन आंदोलन के सामान्य उद्देश्यों या तात्कालिक कार्यों के संबंध में आप कुछ भी नहीं जान पाएंगे। मैं केवल ये बता सकता हूँ कि ऐसे आंदोलनकारियों का दल अवश्य है, परंतु ये नहीं कह सकता कि इसकी सदस्य संख्या 100 है या 10 लाख। अपने ज्ञान के आधार पर आप कभी ये भी नहीं कह सकेंगे कि इस दल की सदस्य संख्या 12 भी है। आपका 3 या 4 व्यक्तियों से संपर्क होगा। ये संपर्क भी बदलते रहेंगे। मुझसे आपका पहली बार संपर्क हुआ, इसलिए वह बना रहेगा। मेरे द्वारा आपको आज्ञाएं मिलेंगी। यदि कोई सूचना देनी हुई तो वह मार्टिन के जरिए मिलेगी। जब आप पकड़ लिए जाएंगे तो आप अपना अपराध स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आपके पास स्वीकारोक्ति के लिए बहुत कम मसाला होगा। आप कुछ साधारण व्यक्तियों को ही फंसा सकेंगे। शायद आप मुझे भी धोखा ना दे सकेंगे। संभव है उस समय तक मैं मर जाऊं या मैं बिल्कुल नया आदमी ही बन जाऊं। ओब्रायन बराबर नरम कालीन पर इधर से उधर टहलता रहा। स्थूलकाय होते हुए भी उसके चलने में शान थी। उसके व्यक्तित्व से शालीनता ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास भी झलकता था। ऐसा लगता था कि वह बहुत समझदार है। वह चाहे जितना अपने सिद्धांतों पर दृढ़ हो, परंतु उसमें कट्टरता नहीं थी। जब वह हत्याएं, आत्महत्याएं, यौन रोगों, कटे अंगों तथा बदले चेहरों की बातें कर रहा था तो ऐसा लगता था कि वह कह रहा है कि इन बातों से छुटकारा नहीं है, हमें करना ही पड़ेगा। परंतु हम ये काम उस समय नहीं करेंगे जब जीवन आज से अधिक सुखपूर्वक बिताने के काबिल होंगे। विंस्टन की एकदम ये इच्छा हुई कि वह श्रद्धा से ओब्रायन के सामने अपना सिर झुका दे। जूलिया भी प्रभावित लग रही थी। उसका सिगरेट बुझ गया था और वह ध्यान से सुन रही थी। ओब्रायन कह रहा था, ब्रदरहुड के बारे में तुम्हारी अपनी धारणाएं भी होंगी। तुमने सोचा होगा कि षड्यंत्रकारियों का एक बहुत बड़ा समूह होगा। वे किसी तहखाने में मिलते होंगे, दीवारों पर संदेश लिखते होंगे, एक दूसरे को सांकेतिक भाषा से पहचान लेते होंगे या हाथों से कोई विशेष इशारा करते होंगे। इस तरह की कोई चीज नहीं है। दल के लोगों के पास एक दूसरे को पहचानने का कोई साधन नहीं है। एक सदस्य 2-4 अन्य सदस्यों को ही जान सकता है। गोल्डस्टीन स्वयं यदि विचार पुलिस के हाथ में पड़ जाए तो वह भी पूरी सदस्य सूची नहीं दे सकता, और ना वह ऐसी कोई सूचना ही दे सकता है जिससे पूरी सदस्य सूची का ज्ञान हो जाए। ऐसी कोई सूची है ही नहीं। ब्रदरहुड को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वह सामान्य दल नहीं है। यह दल विचार मात्र है जो अनश्वर है। इसी विचार सूत्र से यह दल बंधा हुआ है। विचार के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु आपको बांधे नहीं रखेगी। आपका कोई साथी नहीं होगा और ना कोई आपकी हिम्मत ही बंधाएगा। अंत में जब आप पकड़े जाएंगे तो भी आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। हम अपने सदस्यों की कोई सहायता नहीं करते। जब हम बहुत ही आवश्यक समझते हैं कि पकड़ा गया सदस्य चुप रहे
तो हम कभी कभी चुपचाप रेजर ब्लेड चोरी से उसके पास पहुंचा देते हैं। आपको बिना प्रतिफल और बिना किसी आशा के जीवित रहने का अभ्यास डालना होगा। आप थोड़ा सा काम करेंगे, पकड़े जाएंगे, अपराध स्वीकार करेंगे और मर जाएंगे। यही परिणाम है जिन्हें आप देख सकेंगे। हमारे जीवन काल में कोई दृष्टिगोचर परिणाम होगा, हमें इसकी आशा नहीं करनी चाहिए। हम मृत हैं। हमारा असली जीवन भविष्य है। हम उसमें मुट्ठी भर धूल के रूप में या मुट्ठी भर हड्डियों के रूप में ही भाग ले सकते हैं। ये भावी जीवन भी कितना दूर है ये नहीं कहा जा सकता। शायद 1000 साल लग जाएंगे। इस समय सिवाय इसके और कुछ संभव नहीं है कि हम स्वस्थ व्यक्तियों के क्षेत्र को अर्थात सदस्य संख्या को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। सामूहिक रूप से तो हम कोई काम कर ही नहीं सकते। हम ज्ञान का प्रचार व्यक्ति से व्यक्ति तक ही कर सकते हैं। विचार पुलिस के सामने अन्य कोई चारा नहीं है। वह रुक गया और उसने तीसरी बार घड़ी की ओर देखा। कॉमरेड, अब वक्त हो गया है, आप जाएं, उसने कहा। लेकिन रुकिए, अभी भी सुराही आधी भरी है। उसने गिलास भर दिए और अपना गिलास उठा लिया। इस बार हम क्या कामना करेंगे? उसने सुझाव देते हुए कहा, विचार पुलिस अव्यवस्थित हो जाए, मोटा भाई की मौत हो, मानवता के नाम पर भविष्य के लिए। मिनिस्टर ने कहा, अतीत के लिए। हाँ, अतीत अधिक महत्वपूर्ण है, ओब्रायन ने गंभीरता पूर्वक कहा। उन्होंने अपने अपने गिलास खाली कर दिए। एक क्षण बाद ही जूलिया चलने को उठ खड़ी हुई। ओब्रायन ने एक अलमारी के ऊपर रखे डिब्बे से एक सफेद चपटी गोली जूलिया को दी और कहा कि वह उसे अपनी जीप पर रख ले। ये जरूरी है कि उनके मुंह से यहाँ से जाते समय शराब की गंध न आए। लिफ्ट वाले कर्मचारी इस बात पर बड़ा ध्यान रखते हैं। जैसे ही जूलिया बाहर गई, ओब्रायन उसके अस्तित्व के संबंध में एकदम भूल गया। वह टहलता हुआ 2 कदम चला। कुछ ब्यौरे की बातें तय करनी है, उसने कहा। मैं समझता हूँ तुम्हारे पास छिपने का कोई गुप्त स्थान है। विंस्टन ने मिस्टर चैरिंगटन की दुकान के ऊपर वाले कमरे के संबंध में बताया। फिलहाल ये ठीक है, इसके बाद हम तुम्हारे लिए कुछ और व्यवस्था कर देंगे। यह जरूरी है कि गुप्त स्थान बराबर बदलता रहे। इस बीच में तुम्हें किताब भेजने की कोशिश करूंगा। विंस्टन को ऐसा लगा कि ओब्रायन कहने वाला था गोल्डस्टीन की किताब, परंतु उसने कहा नहीं। ओब्रायन ने अपना कथन जारी रखते हुए कहा, पुस्तक की एक प्रति प्राप्त करने में ही कई दिन लग जाते हैं। इसकी बहुत अधिक प्रतियां उपलब्ध नहीं है। विचार पुलिस पता लगते ही या हाथ पड़ते ही नष्ट कर डालती है। हम उतनी तेजी से पुस्तक की प्रतियां छाप नहीं पाते, परंतु इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पुस्तक अमर है। यदि अंतिम प्रति भी नष्ट कर दी जाए तो भी हम शब्द दर शब्द वैसी ही पुस्तक फिर प्रकाशित कर देंगे। क्या तुम हमेशा अपने साथ छोटा बैग रखते हो? हाँ, नियमित रूप से। कैसा है वह? काला और पुराना, उसमें 2 पट्टियां हैं। काला और पुराना 2 पट्टियों वाला। अच्छा, बहुत जल्दी ही किसी दिन, तारीख तो नहीं बता सकता, सवेरे काम पर जब पहुंचोगे तो तुम्हें एक संदेश मिलेगा। इसमें एक अशुद्धि होगी जिसकी वजह से तुम उस संदेश को दोबारा मांगोगे। दूसरे दिन तुम बिना बैग के दफ्तर जाओगे। मेरा ख्याल है आपने अपना बैग गिरा दिया है। ये कहते हुए एक आदमी जो बैग तुम्हें देगा उसमें गोल्डस्टीन की पुस्तक होगी। तुम उसे पढ़कर 14 दिन में वापस कर देना। कुछ क्षण वे चुप रहे। अभी कुछ ही मिनट में तुम्हें जाना है, हम फिर मिलेंगे। यदि हम दोबारा मिले तो? विंस्टन ने आंख उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर कुछ हिचकिचाते हुए कहा, तो वह ऐसी जगह होगी जहां बिल्कुल अंधेरा नहीं होगा। ओब्रायन ने सिर हिला दिया। उसने अपनी स्वीकृति इस प्रकार दी जैसे वह संदर्भ जानता हो। हाँ, वह जगह ऐसी होगी जहां बिल्कुल अंधेरा नहीं होगा। अब मैं समझता हूँ तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन रुकना। अच्छा हो तुम भी इसमें से एक टिकिया खाते हुए जाओ। विंस्टन जैसे ही खड़ा हुआ, ओब्रायन ने अपना हाथ बढ़ा दिया। ओब्रायन के मजबूत पंजे में हाथ मिलाते समय विंस्टन को ऐसा लगा कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। विंस्टन ने दरवाजे से एक बार मुड़कर देखा। वह टेलीस्क्रीन के सामने खड़ा उसका स्विच दबाने वाला था। भेंट समाप्त हो गई थी। विंस्टन ने सोचा 30 सेकंड के भीतर ओब्रायन पार्टी के काम में फिर जुट जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड है क्योंकि ओब्रायन का नाम हम शुरू से सुनते आ रहे हैं और आज ओब्रायन और विंस्टन की मुलाकात आखिर हो ही गई। तो चलिए आज की हम अपनी मुलाकात को यहीं समाप्त करते हैं। मैं जल्द ही लेकर आऊंगी आपके लिए इस बहुत ही रोमांचकारी उपन्यास का अगला भाग। तब तक जुड़े रहिए।